हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अब हम आज आर्टिकल 202 से स्टार्ट कर रहे हैं। और इस वाले आर्टिकल में आर्टिकल 202 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे कि एनुअल फाइनेंशियल बजट का मतलब क्या होता है। तो देखो, इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में लेड ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, जितने भी चीज़ों का एक्सपेंडिचर हुआ है और उनकी रिसीट रखी जाएगी टू ऑफ द स्टेट की जितनी भी एक्सपेंडिचर हुआ है और जितनी भी रिसीट्स आई है पूरे फाइनेंशियल ईयर की, वो रखी जाएगी बिफोर द हाउसेज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने, और विच वुड बी रेफर्ड एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसको रेफर किया जाएगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वापस से देखते हैं, ऐसी एक्सपेंडिचर की रिसीट्स या फिर ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में हुए, पूरे साल में हुए, ये सारी चीजें रखी जाएगी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नेम से। किसके सामने? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने। और इसको बोला जाएगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ स्टेट। ठीक है, अब हम चलते हैं आर्टिकल 203 की साइड। ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 203 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें लिखा गया है कि एक्सपेंडिचर चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैन नॉट बी वोटेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली बट कैन बी डिस्कस। जो भी कंसोलिडेटेड फंड में से जो भी एक्सपेंडिचर होंगे, ठीक है, एक्सपेंडिचर चार्ज होंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ए स्टेट में से, ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर कौन से होंगे? सबसे पहले ये समझते हैं, ये जो एक्सपेंडिचर चार्ज होंगे, तो ये एक्सपेंडिचर होंगे कौन से? जैसे कि सैलरी ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट या फिर कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें इंक्लूड हो गई, या फिर इसके अलावा भी एक्स्ट्रा, मतलब इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपेंडिचर चार्ज में होती है। तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में से चार्ज होती है ये सारे एक्सपेंसेस। ठीक है, ये वोट नहीं किए जाएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, पर ये डिस्कस कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। आर्टिकल 203 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट क्लॉज में ये लिखा गया है। इसके बाद हम अगर थर्ड क्लॉज की बात करते हैं तो इसमें लिखा गया है, नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। कोई भी डिमांड ऑफ ग्रांट नहीं दिया जाएगा जब तक गवर्नर आके, उस स्टेट के गवर्नर आके उस चीज़ पे रिकमेंडेशन नहीं दे देते। दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 203 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स मूव टू 204 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 204 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें क्या बोला गया है, पहले एक बार लैंग्वेज पढ़ते हैं। एज सुन एज द ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 203, हमने 203 पढ़ा था, ठीक है, इससे जस्ट पहले पढ़ा है। तो जैसे ही ग्रांट्स, हमारे ग्रांट्स फॉर एक्सपेंडिचर चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड निकल जाए, तो उसके बाद एक बिल प्रेजेंट होगा असेंबली में, ठीक है, और ये बिल इंट्रोड्यूस होगा जो कि प्रोवाइड करेगा एप्रोप्रिएशन फॉर द कंसोलिडेट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एक एप्रोप्रिएशन बिल पास होगा जैसे ही कंसोलिडेटेड फंड के एक्सपेंडिचर पास हो जाएंगे, ठीक है, फिर एक बिल प्रेजेंट होगा जो कि बताएगा एप्रोप्रिएशन ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ठीक है, इसके बाद ये जो एप्रोप्रिएशन बिल है, इसमें दो चीज़ें इंक्लूड होंगी कि ग्रांट्स मेड बाय द असेंबली, जितने भी ग्रांट्स बने हैं असेंबली के बाय द असेंबली, और एक्सपेंडिचर चार्ज शुड बी नॉट एक्सीड द अमाउंट पेड बिफोर द हाउसेज। जो पहले अमाउंट रखा गया है उतना ही होना चाहिए, उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्रॉस आउट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्लॉज में बात आती है, नो अमेंडमेंट विल बी प्रपोज इन द हाउस विच वेरी और ऑल्टर। देखो, जब भी चार्ज एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का एप्रोप्रिएशन बिल हो गए, ये सब चीज़ें हो गई, तो उसके बाद जो भी अमाउंट रहता है वो ना तो वेरी करेगा ना ऑल्टर करेगा, ऐसी कोई अमेंडमेंट आ ही नहीं सकती इस बिल में। ठीक है, ये बिल आने के बाद इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आ सकती, पर अगर ऐसी कोई बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो रही है कि अमेंडमेंट तो करनी पड़ेगी, तो ये जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो भी प्रेसाइडिंग ऑफिसर, जो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वहाँ के प्रेसाइडिंग ऑफिसर बताएंगे कि ये बिल में ऑल्टर हो सकता है या फिर वेरी हो सकता है, नहीं तो मोस्टली केसेस में ये जो अमाउंट होता है चार्ज एक्सपेंडिचर का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, वो वेरी नहीं करता है किसी भी एक्सटेंट पे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 204 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स मूव टू आर्टिकल 205 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 205 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बताया गया है कि गवर्नर जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जब भी हमारा ये चार्ज एक्सपेंडिचर आता है कंसोलिडेटेड फंड में। ठीक है, इसका एप्रोप्रिएशन बिल बन गया, ये सब हमने देख लिया 204 तक। अब देखो, 204 के प्रोविजन में चाहे कुछ भी लिखा हो, ये बोलता है कि अगर ऑथराइज अमाउंट फाउंड इनसफिशिएंट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, अगर जो अमाउंट रखा गया एक्सपेंडिचर का वो इनसफिशिएंट पाया जाता है फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, या फिर कोई एडिशनल सप्लीमेंट्री नीड ऐसी उठ गई है जिसकी वजह से हमारा जो एस्टिमेटेड अमाउंट था वो कम पड़ गया, वो पैसा कम पड़ गया,
या फिर इफ मनी स्पेंड ऑन एनी सर्विस, अगर कोई सर्विस पे कोई पर्टिकुलर अमाउंट स्पेंड हो रहा है और वो मनी जो है उसकी मनी की सर्विस मतलब जो सर्विस है उसकी मनी क्या है एक्सेस में चली गई या फिर उसका अमाउंट वेरी कर गया या फिर बढ़ गया, तो क्या होगा जो गवर्नर है वो एक एस्टिमेटेड एक एक्सपेंडिचर अमाउंट तो रखेगा ही। इसके अलावा ये तो वही है चार्ज फ्रॉम द एक्सपेंडिचर चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक है, उसके साथ एक एडिशनल एक्सपेंडिचर अमाउंट भी रखेगा। अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई भी फॉलो होती है, सबसे पहले अगर अमाउंट इनसफिशिएंट पड़ जाता है, अगर कोई सप्लीमेंट्री नीड अराइज हो जाती है, अगर कोई सर्विस की कंडीशन है, ठीक है, कोई सर्विस चल रही है उसका मनी एक्सेस में चला जाता है, उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए मनी ग्रांट कम पड़ जाता है, इनसफिशिएंट हो जाता है, या फिर उसका जो सर्विस की मनी है वो ज़्यादा हो जाती है, वो एक्सेस में चली जाती है, तो इसके लिए जो गवर्नर है वो एस्टिमेटेड फंड के साथ एक एडिशनल फंड भी रखेंगे एक्सपेंडिचर के लिए, जिससे स्मूथली सारा फंक्शनिंग गवर्निंग हो सके। और ये पावर सिर्फ गवर्नर के पास है, इसमें इस आर्टिकल में दिखा रहे हैं गवर्नर की अथॉरिटी कितनी ज़्यादा है ऑन द बिल्स, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 205 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलते हैं आर्टिकल 206 की साइड। ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 206 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बताया गया है कि विद स्टैंडिंग ऑफ एनी प्रीवियस आर्टिकल्स 201, 202, 203, 204 जितने भी बिल्स के या फिर मोस्टली हमारे बिल्स के मेन तो यही है 203 और 204, तो इनके होते हुए आर्टिकल 203 और 204 के होते हुए भी लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर्स होती है, क्या पावर्स होती है कि टू ग्रांट इन एडवांस एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, अगर वो कोई ग्रांट करना चाहे कोई भी एक्सपेंडिचर फॉर द एनुअल फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो वो पहले से कर सकती है, एडवांस में ये ग्रांट वो कर सकती है, कौन, लेजिस्लेटिव असेंबली कर सकती है। फिर चाहे आर्टिकल 203 में वोटिंग हो, वोटिंग के ग्रांट्स हो, या फिर 204 का प्रोसीजर को ये पेंडिंग में रखते हुए ये पहले ही ग्रांट्स को मेंशन कर सकते हैं, पहले ही ग्रांट्स को एस्टिमेटेड जो जितने भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ कंसोलिडेटेड फंड है उनको ग्रांट को एडवांस में रख सकती है। इसके अलावा इसके सेकंड क्लॉज में बात हुई है कि अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स और रिसोर्सेज ऑफ स्टेट कैन बी अराइज। देखो, जैसे एनुअल फाइनेंशियल बजट बन गया, अब इसके अंदर जो चीज़ें मेंशन है, ठीक है, वो है, पर इसके अलावा अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स भी राइज कर सकता है, कौन, लेजिस्लेटिव असेंबली। क्यों कर सकता है, क्योंकि इसके पास पावर है कि रिसोर्सेज ऑफ स्टेट्स के लिए कोई भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर अगर इसको दिखाना हो या फिर शो करना हो, और चाहे वो एनुअल फाइनेंशियल मीटिंग में नहीं हो, एनुअल फाइनेंशियल ईयर के बजट में नहीं हो, या फिर उसके जो चार्ज एक्सपेंडिचर है उसमें नहीं है, तब भी वो इस चीज़ को दिखा सकता है और उसके पास पावर है इसको ग्रांट भी करवा सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 206 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ अगले वाले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहें एंड बाय बाय।